पहला प्रश्न, देखिए भावना क्या होता है कि हम में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेजुएशन के अंदर जो है उनका सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, मास्टर्स के अंदर डिफरेंट होगा। ऐसा एक इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि ट्वेल्थ में या जैसे ही हम ट्वेल्थ क्लियर करते हैं तो हम में से बहुत सारे लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है, किस चीज के अंदर आगे जाकर फर्दर स्कोप देखने को हमें मिलेगा। यूजुअली कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रोल रहता है। मिडिल क्लास फैमिलीज में थोड़ा एक पेरेंट्स का भी प्रेशर रहता है कि आप ये नहीं ये करो, इसमें ज्यादा फायदा होगा। यानी कि पेरेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो एक आपको रिस्क टेकिंग फील्ड में जाने देंगे, या हम कह सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट का फील्ड अगर ऐसा है जो कि एक तरीके से ट्रेडिशनल फील्ड नहीं है तो बहुत कम आपको ऐसे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट जो है जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो हम समझदार कहीं ना कहीं हो जाते हैं। हम अपनी इंटरेस्ट को, चॉइसेस को, हर सब्जेक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं तो हम कहीं ना कहीं समझ पाते हैं कि हम जाना कहाँ चाहते हैं। तो फिर मास्टर्स के अंदर हम उसी हिसाब से जो है स्टेप इन करते हैं, तो कोई फिक्र की बात नहीं है। रेजुल कह रहे हैं कि बहुत टेंशन में हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। क्यों, ऐसा क्यों? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपको टेंशन क्यों है? आपको बस अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, दैट्स इट। वो हो जाएगी वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है रेजुल। चलिए, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार मैसेज कर लीजिएगा रेजुल, वहां पर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर एज सच आपको कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वेलकम भावना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि ट्रेनिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? ट्रेनिंग से संबंधित है। पहला प्रश्न आपको ये आपसे ये पूछता है कि इन सब में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा करेक्ट नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट कहता है कि जो स्थिर बल है यानी कि जो स्टैटिक स्ट्रेंथ है इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंदर जो है बेसिकली वर्क तो होता है, काम तो होता है, लेकिन वो हमें विजिबल नहीं होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये कह रहे हैं स्टैटिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक बात है। अगली बात ये कह रहा है कि डायनामिक स्ट्रेंथ इज ऑल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। आइसोटोनिक स्ट्रेंथ, आइसोटोनिक के अंदर जिसमें हमें इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, इसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक संकुचन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अगला प्रश्न है स्टैटिक स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी कि स्थिर बल क्या है? किसी भी भार को, किसी भी गतिरोध को दूर करने की क्षमता। ठीक है, फिर ये कह रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इज नॉट अ स्ट्रेंथ एबिलिटी। नहीं, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये बात यहाँ पर ये गलत बोल रहा है और आपसे यही पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। यहाँ पर रेजुल ने बता दिया है, जगदीश ने भी इसका आंसर दे दिया है। रेजुल कह रहे हैं कि +2 में उड़िया सब्जेक्ट था, +2 में उड़िया सब्जेक्ट था जो एक क्राइटेरिया था, पर मेरा 10th में उड़िया नहीं था तो बहुत डरा हुआ हूं मैं। क्राइटेरिया +2 में आपसे बोला था कि +2 के अंदर होना चाहिए, बट 10th के अंदर तो अगर नहीं मेंशन किया है क्राइटेरिया में तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे एक बार जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जहां पर आपने ये जहां पर ये मेंशन है कि 12th के अंदर होना चाहिए, वो पूरा आप मुझे या तो शेयर कर दीजिएगा टेलीग्राम पे, मैं उसको देखकर आपको बता दूंगी कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए। या फिर जो है मैं अपनी तरफ से जो है एक बार देखकर वेबसाइट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट में, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट मुझे शेयर कर दीजिए, उसको देख के मैं आपको बता दूंगी। आई लेट यू नो कि
कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई इश्यू आएगा या नहीं। चलिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ और एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ। देखिए, इन दोनों के बीच में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है। एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ क्या होती है? एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ होती है हमारी टोटल स्ट्रेंथ, यानी कि आपकी टोटल क्षमता, कुल क्षमता, आपकी टोटल क्षमता आपकी किसी भी काम को करने की आपकी एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है। जहां रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात आती है, जहां पर बात आती है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर वेट पिक्चर के अंदर आता है। हमारा जो शरीर का भार है, हमारा जो बॉडी वेट है, वो पिक्चर के अंदर आता है। तो फिर इसके बाद जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पर्सन है, उनका बॉडी वेट है 60 केजी, वहीं पर एक पर्सन है जिनका बॉडी वेट है 80 केजी। एक का 60 किलो है, एक का 80 किलो है। लेकिन जो 60 किलो वाला पर्सन है, ये 80 किलो उठा देता है वजन, और 80 किलो वाला सिर्फ 50 किलो वजन ही उठा पाता है। यानी कि वजन 80 किलो वाले का ज्यादा है और वो लिफ्ट सिर्फ 50 किलो ही कर पा रहा है। इधर 60 किलो वाले का वजन कम है और वो लिफ्ट 80 किलो कर पा रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हुई? रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा हुई 60 केजी वाले की, यानी कि इस ए पर्सन की। 80 वाला हमारा बी मान लेते हैं, तो जो ए पर्सन है इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, एंगुलर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन। एंगुलर वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? रेडियस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ रोटेशन के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करती है या इनवर्सली डिपेंड करती है? लीनियर वेलोसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड करती है या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है? चलिए, सेकंड का सही आंसर बताइए। लेट मी सी योर कमेंट्स टिल देयर। वेलोसिटी का सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए। वेलोसिटी मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट या फिर ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वी कैन से। ठीक है, वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement of a body with respect to, रेजू ने आंसर दे दिया है कि 1 वुड बी द आंसर। ठीक है, ये इसकी जो एसआई यूनिट है हमारी, दैट इज मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर बात की गई है एंगुलर वेलोसिटी की, यानी कि टाइम रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स, रिवॉल्व्स अराउंड एन एक्सिस, और उसमें उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि लीनियर वेलोसिटी के ऊपर तो डायरेक्टली डिपेंड करता है, और उस जो हमारा रेडियस ऑफ रोटेशन है उसके ऊपर इनवर्सली डिपेंड करता है। सो सेकंड एंड थर्ड वुड बी द राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपको दो लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन, बच्चों की स्क्रीनिंग करना, कंपटीशन टास्क से रिलेटेड मोटर सॉल्यूशंस देना। लिस्ट 2 के अंदर आपको बोला है टैक्टिकल एक्शंस, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग स्टेजेस एंड कंपटीशन सिस्टम। आपको मैच करना है। 30 सेकेंड्स का समय ले लीजिए एंड लेट मी नो कि सही आंसर क्या होगा। भावना इज सेइंग कि मैं बीएड भी कर रही हूँ। ओके भावना, उसमें जो एसएसटी के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में नहीं था। तो बीएड में हिस्ट्री ना होने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए, अगर होगा तो अच्छा है। ठीक है, बाकी जो है पीजीटी लेवल के लिए बीएड जो है वो कुछ समय पहले ही कंपलसरी हुई है। अदरवाइज काफी पहले तो सिर्फ टीजीटी के लिए ही कंपलसरी होती थी। तो इसके अंदर जो है आप एक बार अपना बीएड का पूरा करिकुलम चेक कर लीजिए कि किसी सेमेस्टर में तो आपको जो है हिस्ट्री देखने को मिल रहा है या नहीं देखने को मिल रहा है। अगर फिर भी आपको हिस्ट्री देखने को नहीं मिल रहा है तो जो है एक बार आप जो जिस भी स्टेट का
या जहां का भी आप एग्जाम देने की सोच रहे हैं, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, देखिए हर स्टेट का एक अपना अपना क्राइटेरिया होता है। स्टेट लेवल, स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है तो अपना अपना क्राइटेरिया होता है। तो वहां पर जो है आपको देखने को मिलेगा जो आपके स्टेट के अंदर जो है आप किस किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, वहां का एडवर्टाइजमेंट आप देख लीजिए। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाहती हैं उससे आपको ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 3 जगदीश बी आंसर बोल रहे हैं, तो राइट आंसर हमारा बी ही होगा। देखिए हाई परफॉर्मेंस जो है वो ट्रेनिंग स्टेजेस के ऊपर डिपेंड करती है, ट्रेनिंग स्टेजेस से संबंधित है। रेजुल आपने भी बिल्कुल सही प्रश्न का जवाब दिया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपटीशन जो है दैट इज कंपटीशन सिस्टम। बच्चों की स्क्रीनिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है। और किसी भी कंपटीशन टास्क का मोटर सोल्यूशन जो है, हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है जगदीश आपने। जगदीश पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? आप यूजीसी नेट की भी तैयारी कर रही है ना, तो हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसी चल रही है पढ़ाई? कर रहे हैं, हर रोज समय निकाल पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए इस तरह से कंप्यूटर रिलेटेड शॉर्टकट्स रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस आपसे अक्सर आजकल काफी पूछे जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 4 ये है कि एमएस वर्ड के अंदर किस किस तरह का आपको व्यू देखने को मिलता है। प्रणाम रोहित नौटियाल, एमएस वर्ड के अंदर आपको रीड का मोड भी मिलता है, आप प्रिंट भी कर सकते हैं और आप आउटलाइन भी उसके अंदर जो है आप देख सकते हैं। तो 1 2 एंड 3 ऑल वुड बी द आंसर। ठीक है, चल रही है मैम, चलानी नहीं है, बहुत अच्छे से करनी है। चलानी नहीं है, बढ़िया से कम 4-5 घंटे तो हर रोज स्पेंड करने ही करने हैं, कोई बहुत ज्यादा समय नहीं है। कौन सा शॉर्टकट जो है एमएस एक्सेल के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है? कौन सा शॉर्टकट टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज किया जाता है? कंट्रोल प्लस ए, एच, बी या जी? बताइए क्या होगा आंसर। 30 सेकेंड का समय ले लीजिए और फिर बताइए क्या आंसर होगा। आप एमएस एक्सेल यूज करते हैं या नहीं करते हैं? यस और नो? फिफ्थ का जगदीश इज सेइंग कि सी आंसर होगा। बिल्कुल सही है, रेज्यूम ने भी यही दिया है। कंट्रोल प्लस बी को हम यूज करते हैं जिससे जो टेक्स्ट है वो बोल्ड हो जाता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा सा मोटा दिखाई देने लगता है। देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ना, एमएस ऑफिस जिसको हम अक्सर बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बहुत ही यूजफुल टूल है, बहुत ही यूजफुल टूल है। हम में से अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं साथ ही साथ जॉब भी करते हैं अपनी पॉकेट मनी निकालने के लिए, या फिर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, या कम से कम अपना खर्चा तो खुद ही निकाल ले। तो मैं आपको बताऊं एमएस ऑफिस एक ऐसा इतना यूजफुल टूल है कि आप एमएस ऑफिस को सीख कर जो है आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और आप अपने घर से ही बैठे बैठे जो है आप काम कर सकते हैं। तो मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू यू नो बिकॉज आई वांट टू प्रमोट एमएस ऑफिस, ऐसा कुछ नहीं है। और एमएस ऑफिस को प्रमोट करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है। एमएस ऑफिस काफी समय से चला आ रहा है और सब लोग इसको यूज करते हैं। ऑलमोस्ट हर इंसान को पता होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसके जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। बट आई जस्ट सेड इट बिकॉज इन केस यू फील लाइक कि in case you are also someone who feels like doing some part time work just to support the family, या फिर चलिए, तो यहाँ पर जो है एमएस ऑफिस आप सीख सकते हैं, ये आपको वैसे भी जो है काम आने वाला एक काफी अच्छा टूल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि नालंदा पीरियड से संबंधित है। बताइए क्या होगा आंसर। रेजुल कह रहे हैं कंट्रोल बी, आई, यू, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। हाँ, यू का आपको ऑप्शन ऊपर टूल बार के ऊपर ही मिल जाता है, इटैलिक का भी आपको वही मिल जाता है, हालांकि बोल्ड का भी आपको वही मिल जाता है, बट आप कंट्रोल यूज करके भी कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 6 का आंसर बताइए कि प्रश्न नंबर 6 का आंसर जो है क्या होगा।
प्रश्न 6 आपको ये कह रहा है, रेजुल कह रहे हैं 4 वुड बी द आंसर, जगदीश भी 4 कह रहे हैं आंसर, ठीक है ओके। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना है कि नालंदा पीरियड जो था, ठीक है, नालंदा का जो काल था, समय जो था, नालंदा का जो समय था, उस समय पर फिजिकल एजुकेशन के करिकुलम में, शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कौन सी चीज अक्सर हमें रेगुलर बेसिस पर देखने को नहीं मिलती थी। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है जगदीश ने भी, रोहित ने भी, रेजुल ने भी, दैट इज जिम्नास्टिक्स एंड हैंडबॉल। बाकी चीजें हमें अक्सर एक रेगुलर रूटीन का हिस्सा हमें देखने को मिलती थी, बट वहीं पर जिम्नास्टिक्स और हैंडबॉल हमें देखने को नहीं मिलता था। प्रश्न नंबर 7, वेरी सिंपल। अगर आप स्पोर्ट्स के साथ में आपने अपने आप को जोड़ कर रखा है तो आपको जरूर पता होगा, अविनाश का सिल्वर मेडल आया था बर्मिंघम कॉमनवेल्थ 2022 के गेम्स में 3000 मीटर स्टेपल चेज में। तो उसका टाइम आपसे पूछा है। अब यहाँ पर तो आपसे टाइम पूछा है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है दैट अविनाश सिबले किस खेल से संबंधित हैं, कौन सा इवेंट करते हैं। तो ये 3000 मीटर स्टेपल चेज करते हैं, जो कि कौन से खेल के अंदर आता है, कौन से स्पोर्ट्स के अंदर आता है, एथलेटिक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो इनका यहाँ पर आपसे टाइमिंग पूछा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है रोहित। क्वेश्चन 8, हाल ही में जो है प्लेयर्स को एक अच्छी मॉडर्न साइंटिफिक ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा में एक जगह पर स्पोर्ट्स हॉस्टल की स्थापना की गई है। स्पोर्ट्स हॉस्टल जो है एक खेल छात्रावास जो है स्थापित किया गया है। तो हरियाणा में कौन सी जगह पर किया गया है? बताइए क्या होगा आंसर, कौन सी जगह पर किया गया है? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? क्या आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं? If you belong to Haryana, then you know must be knowing it. If not, then you should know about it. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। गुरुग्राम, रोहतक, फरीदाबाद या पानीपत? राइट आंसर होगा गुरुग्राम, ठीक है। देखिए ज्यादातर चीजें जो हैं हमें वो गुड़गांव साइड में हमें देखने को मिलती हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, नॉट रोहतक, गुड़गांव इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक और चीज है, आप मुझे ये बताओ कि स्पोर्ट्स के अंदर एक खिलाड़ी को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हॉस्टल तो ठीक है कि उसको अगर हॉस्टल मिलेगा, स्पोर्ट्स हॉस्टल, तो उसको वैसा ही माहौल मिलेगा, उसके ऊपर एकेडमिकली बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होगा, डाइट अच्छी मिलेगी, सारा सब कुछ बढ़िया मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि एक प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर हो, ठीक है, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो। रोहित कह रहे हैं कि यूपी में है, तो यूपी अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है रोहित। यहाँ पर हरियाणा का आपको बताना है, अभी हाल ही में जो है ये काम हुआ है। क्वेश्चन 9 अभी प्रेरणा से संबंधित है, मोटिवेशन से संबंधित है। आपसे ये पूछता है कि मोटिवेशन कंसिस्ट ऑफ, 30 सेकंड का समय लीजिए और आंसर बताइए क्या होगा। मोटिवेशन के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? डायरेक्शन, इंटेंसिटी, परसिस्टेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में कहे तो निर्देश, तीव्रता एंड दृढ़ता। तो ये तीनों की तीनों चीजें मोटिवेशन का पार्ट होती है। सो राइट आंसर वुड बी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। आप किस दिशा के अंदर जा रहे हैं? अच्छा, आप यूपी से हैं ये बता रहे हैं। रेजुल कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, मेंटल हेल्थ जरूरी है, कोचिंग जरूरी है। देखिए एक सबसे बड़ी, 9th का डी आंसर होगा, एक सबसे बड़ी कमी में जो मुझे देखने को मिलती है हमारे स्पोर्ट्स के फील्ड में, दैट इज कि यहाँ पर जो है इसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा नहीं है और इसका एक बहुत ही ज्यादा मेन रोल है परफॉर्मेंस के अंदर। क्या लिखा मैंने? स्पोर्ट्स एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग।
फॉर एग्जाम्पल, आप लॉन्ग जंप करते हैं, लॉन्ग जंप के अंदर टेक ऑफ लेना होता है, फिर उसके बाद जो है आप आगे जंप करते हैं। तो जब तक आपकी बॉडी के मसल्स के अंदर प्रॉपर स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आपकी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाएगी जो कि अगर आप स्ट्रेंथ कंडीशनिंग अपनी इम्प्रूव करके फिर जब आप अपने इवेंट को करोगे। तो स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग की जो प्रैक्टिस है वो काफी लैक करती है, और होती भी है तो जो हमारे स्किल कोच हैं, जो हमारे गेम के कोच हैं, वही स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग करा देते हैं। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग एक्सपर्ट जो है वो अलग होते हैं, जिनका काम जो भी पर्टिकुलर मसल्स इन्वॉल्व है इवेंट के अंदर, उन सारी की सारी मसल्स के अंदर जो है स्ट्रेंथ को, पावर को, जो भी रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स है उनको इम्प्रूव करना होता है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की यहाँ पर बहुत कमी है। और दूसरा जो है, जो कोच होता है या एक ही इंसान जो होता है, ज्यादातर सारे काम वही कर लेता है। स्पेशलाइजेशन की अभी और काफी जरूरत है, हो रही है चीजें, पहले के मुकाबले तो काफी सही हो गई है, पर धीरे धीरे और भी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है? यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है? दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर 10th का, इट वुड बी रनिंग एंड जंपिंग, फर्स्ट आंसर होगा। आप जितना ज्यादा स्पीड से भाग के आप जंप करेंगे, आपकी बॉडी उतना ज्यादा ऊपर बाउंस करेगी। थ्रोइंग एंड कैचिंग, आप थ्रो कर रहे हैं, सम अदर पर्सन इज कैचिंग, सो दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपने थ्रो किया और किसी दूसरे पर्सन ने कैच कर लिया, तो उसके अंदर आपको वापस से तो आपको मोशन नहीं देखने को मिल रहा ना। सो दिस रनिंग एंड जंपिंग वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, अगेन फ्रॉम ट्रेनिंग। देखिए थोड़ा सा स्पीड से चलने की कोशिश करेंगे आप, ठीक है, बिकॉज जिस तरीके से एग्जाम में भी हमें कम समय मिलता है, it's been almost 30 minutes and we have discussed just 10 questions. 20 minutes we can say, initial 10 minutes we kind of communicated regarding the things which are important apart from the subject. So question 11 is on the screen. So what would be the right answer? बताइए क्या होगा right answer? Agility, speed, endurance, maximum VO2 max. तो right answer क्या होगा? Option number 2. अब आप सोच रहे होंगे कि एजिलिटी में जो है यहाँ पर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के बारे में बोला है, बात की है। बिल्कुल सही है, आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जितना बेहतर होगा, जितना बेहतर तरीके से आपका तंत्रिका तंत्र काम करेगा, आपकी एजिलिटी उतनी बेटर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। हाँ बिल्कुल ठीक है रेजुल। क्वेश्चन नंबर 12, रनिंग के दौरान पैरामीटर्स ऑफ ट्रेनिंग लोड फॉर इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम विल बी, क्या होगा राइट आंसर? What would be the right answer? During running, the parameters of training load for intensity and volume will be, right answer would be distance and duration of training. Question 13, एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो किन सभी चीजों से अफेक्ट होती है? किन सभी चीजों से अफेक्ट होती है खिलाड़ी की परफॉर्मेंस, ये आपको बताना है। देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो, बहुत कम हो, तो परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है। पोल्यूशन डेफिनेटली करता है। हवा सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है, किस स्पीड के ऊपर आ रही है, तो ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू डैश साइकोलॉजी वाज अंडरस्टूड बाय द साइंस ऑफ माइंड, यानी कि किसके अनुसार साइकोलॉजी को एक तरीके से मस्तिष्क के बारे में जानना, जो है माइंड के बारे में जानना, उसकी स्टडी करना समझा गया था, कब से? अकॉर्डिंग टू 18th, सिंस 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, अभी तक कॉलेरा वायरस से कितने पैंडेमिक्स आ चुके हैं? राइट आंसर वुड बी 7 पैंडेमिक्स।
क्वेश्चन 16, International Society of Sports Psychology was established in the year. ISSP स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो इंटरनेशनल सोसाइटी है उसकी स्थापना हुई थी 1965 में। सेकेंडरी स्टोरेज कंप्यूटर की क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, दोनों ही सेकेंडरी स्टोरेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। दिस इज अ क्वेश्चन विच वी हैव डिस्कस्ड क्वाइट अर्लियर ऑल्सो। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा बैलेंस शीट, जिसके बारे में बोला है कि ये नॉन मॉनेटरी नेचर ऑफ बजट है। क्वेश्चन 19, स्पाइनल कोड की फंक्शनल डिवीजन क्या है? फंक्शनल डिवीजन क्या है हमारी? सोमेटिक मोटर इज द राइट आंसर। वैंकोमाइसिन क्या है? डिजीज है, वायरस है, एंटीबायोटिक है या एंटीवायरल है? इट्स ए एंटीबायोटिक। दिस इज समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है जो कि मेथड्स ऑफ टीचिंग से संबंधित है। क्वेश्चन 1, 30 सेकंड का समय लो और बताओ कि क्या होगा आंसर। देखिए, आई वॉन्ट यू टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जगदीश, रेजुल, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो है वो टीचिंग मेथड्स के बारे में है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि टीचिंग मेथड्स को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सो रेजुल ने बोला है दैट ऑल 3 ऑफ देम 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। एक टीचर की स्किल कैसी है? स्किल ऑफ ए टीचर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, नेचर ऑफ द स्कूल, स्कूल का नेचर कैसा है? देखिए, यहाँ पर टीचिंग मेथड्स की बात की गई है तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक टीचर सिर्फ और सिर्फ जो है अपने विषय को पढ़ाने से संबंधित मैक्सिमम काम करता है, उसी के चारों तरफ के हर काम में वो इन्वॉल्व रहता है। वहीं पर देयर इज अदर टाइप ऑफ स्कूल जहां पर एक टीचर जो है वो बाकी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क के अंदर भी एंगेज रहता है, स्कूल के बाकी जो चार्ज होते हैं वो भी उसके पास में काफी सारे होते हैं। तो यहाँ पर स्कूल का नेचर किस तरह का है, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट स्कूल के क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो ऑल दीज अफेक्ट्स द मेथड्स ऑफ टीचिंग। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, तो आपने करेक्ट आंसर तो दे दिया, फर्स्ट वुड बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही बात है। टीचर की पर्सनालिटी भी जो है मेथड्स को प्रभावित करेगी। आप मुझे ये बताइए कि फिजिकल एजुकेशन के अंदर लीस्ट यूजफुल मेथड कौन से हैं? लीस्ट यूजफुल और मोस्ट यूज्ड मेथड्स कौन से हैं? बताओ। मोस्ट यूज्ड एंड लीस्ट यूजफुल, कोई भी दो बताओ। सबसे कम जो है कौन से मेथड ऐसे हैं जो सबसे कम यूज होते हैं? कमेंट करके बताइए। आई एम सीइंग योर कमेंट्स। लेक्चर मेथड एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। रेजुल, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या दोनों ही लीस्ट यूजफुल हैं हमारे फिजिकल एजुकेशन के अंदर, या फिर मोस्ट यूज मेथड्स हैं? आपको नहीं लगता कि डेमोन्स्ट्रेशन हमारा स्पोर्ट्स के अंदर भी यूज होता है? अगर आप इसको लीस्ट यूजफुल की कैटेगरी के अंदर रख रहे हैं तो डोंट यू थिंक सो? और मोस्ट यूज मेथड की अगर मैं बात करती हूँ तो मोस्ट यूज मेथड हमारे कौन से हैं ज्यादातर? पार्ट मेथड, ठीक है, नहीं पता रोहित, पार्ट मेथड है, यानी कि कोई भी स्किल आपको किसी को सिखानी है तो स्किल को आप अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके सिखा रहे हो। डेमोन्स्ट्रेशन तो काफी यूज होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड इज लीस्ट एंड प्रैक्टिस्ड बाय डूइंग इज मोस्ट यूजफुल। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि लीस्ट यूजफुल के अंदर हमारा एक तो हो गया लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड बहुत ही कम यूजफुल होता है फिजिकल एजुकेशन एंड
स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड अगर हम कंपैरिजन करें पार्ट मेथड से या फिर पार्ट होल पार्ट मेथड से या फिर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से, तो इनकी बजाय तो जो है ये वाले मेथड जो हैं वो कम यूज होते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन लीस्ट नहीं, हाँ बिल्कुल लीस्ट मेथड नहीं है। तो स्किल को, किसी भी स्किल को अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देना और फिर उस स्किल को अलग अलग पार्ट्स में उस इंडिविजुअल को सिखाना कहलाएगा पार्ट मेथड। पार्ट होल पार्ट मेथड का मतलब ये हुआ कि स्किल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया आपने, पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद आप उस स्किल को पूरा कंप्लीट परफॉर्म करवा रहे हो, फिर उसके बाद फिर से आप उस स्किल को पार्ट्स के अंदर जो है दोबारा से और अच्छे तरीके से परफेक्शन के लिए आप करवा रहे हो। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ टीचिंग, आपको पता होने चाहिए। टीजीटी पीईटी लेवल पर टीचिंग मेथड से संबंधित क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देन क्वेश्चन 2 इज ऑन द स्क्रीन। दो स्टेटमेंट दी हुई है शारीरिक शिक्षा से संबंधित। 30 सेकंड का समय लो और बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। शारीरिक शिक्षा से संबंधित स्टेटमेंट आपको दी हुई है। पहली स्टेटमेंट कहता है कि फिजिकल एजुकेशन जो है इट शुड रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस ऑफ द इंडिविजुअल टू एंगेज इन सर्टेन काइंड्स ऑफ मूवमेंट। यानी कि फर्स्ट लाइन के अंदर वो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट लाइन के अंदर बात कर रहा है लॉ ऑफ रेडीनेस की। फर्स्ट लाइन के अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस की बात की गई है। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में वो बात करता है कि फिजिकल एजुकेशन इन मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड रिफ्लेक्ट मॉडर्न साइकोलॉजी। यानी कि जो आधुनिक मनोविज्ञान है, आधुनिक मनोविज्ञान जो है रिफ्लेक्ट होना चाहिए आज के दिन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो हमारा बच्चों को हमें देना है, जो एक्सपीरियंस कराना है, इट शुड रिफ्लेक्ट द इंक्लूजन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, मेथड्स एंड मटेरियल्स ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ठीक है, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट आए हमारी टीचिंग लर्निंग का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रेसुल इज सेइंग बोथ। सेकंड का ए बिल्कुल सही है, सेकंड का फर्स्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, एकदम सही बात है। क्वेश्चन 3, गोल ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स का क्या लक्ष्य है, क्या गोल है, ये आपको बताना है। और मेरा एक और प्रश्न है आपसे, ये बताओ कि बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी का पार्ट है या फिर किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का पार्ट है। ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कौन सा किसका पार्ट है। चलिए, आपको गोल बताने हैं स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज बायोमैकेनिक्स के, क्या गोल होंगे। दोनों, रेजुल कह रहे हैं बोथ विल बी द गोल। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट इन एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इंजरी प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है। आंसर तो आपने सही दे दिया, बोथ वुड बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। लेकिन ये बताओ किन्सियोलॉजी बायोमैकेनिक्स का पार्ट है या बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी का पार्ट है, कौन सा किसका पार्ट है, ये भी आपको बताना है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहला वो कौन सा संस्थान था, पहला कौन सा इंस्टीट्यूट था इंडिया का जिसने इंडिजिनस फिजिकल एक्टिविटीज के कारणों का प्रचार किया था। तो यहां पर आपको सही आंसर बताना है, क्या होगा बताओ। रोहित कह रहे हैं बायोमैकेनिक्स इज द पार्ट ऑफ किन्सियोलॉजी, बिल्कुल ठीक है। बायोमैकेनिक्स किन्सियोलॉजी के अंडर आता है, HVP मंडल अमरावती। तो यहां पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ का सी, बिल्कुल सही है, HVP मंडल अमरावती। अच्छा, एक और चीज आपको करनी है, अभी करके बताओ मुझे अगर पता है तो, इन सभी का ईयर ऑफ फॉर्मेशन क्या है।
दे फॉर्म्ड इन विच ईयर? YMCA मेड्रास किस ईयर में इसका जो है एक तरीके से शुरुआत हुई, फॉर्मेशन हुई? LNIP ग्वालियर की, HVP की भी, और फोर्थ वाला रहे तो पहले तीन का बताओ। फर्स्ट थ्री। HVPM 1914। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, खेल मनोवैज्ञानिक, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, which of the following are the two-fold aim of sports psychologist? टू-फोल्ड एम क्या है स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की? 1920 YMCA, ग्रेट, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5, टू अंडरस्टैंड द इफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑन फिजिकल परफॉर्मेंस। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का एम है कि ये अंडरस्टैंड करना कि कौन कौन से जो है मनोवैज्ञानिक ऐसे कारक हैं जो कि फिजिकल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हमारा स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, एग्रेशन हो गया, ठीक है, स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, एग्रेशन हो गया, मोटिवेशन हो गया, ठीक है। तो ये जितने भी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये किस तरीके से फिजिकल परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। दूसरा है ये इवेलुएट करना effect of participation in sports activities on a person's psychological development, health and well-being। दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है, बोथ आंसर दे दिया है आपने सभी ने, तो इसका मतलब आपको जो है क्वेश्चन का पूरा आंसर भी आपको डिटेल क्लियर है। करेक्ट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया है, थर्ड वुड बी द राइट आंसर। यानी कि ये भी देखना कि फिजिकल परफॉर्मेंस किन कारणों से प्रभावित होती है, और ये भी देखना कि फिजिकल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से कौन कौन से फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रिंसिपल FITT मीन्स। FITT का क्या फुल फॉर्म है यहाँ पर? फुल रेंज ऑफ मोशन, इंटेंसिटी, टाइम, रेस्ट, या फिर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टेस्ट, या फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। फिट का जो प्रिंसिपल है इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताओ। आई एम सीइंग योर कमेंट्स टिल देन। व्हाट वुड बी द राइट आंसर? बी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम, टेस्ट, पक्का? प्रिंसिपल फिट मींस FITT। राइट आंसर होगा फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। टेस्ट नहीं होगा। टेस्ट कैसे हो जाएगा? आप देखो, कोई भी एक्सरसाइज आप करते हो तो उसके अंदर ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन में है। फ्रीक्वेंसी, कितनी बार किया, यानी कि 2 से 3 बार कर रहे हो, 3 से 4 बार कर रहे हो, 4 से 5 बार कर रहे हो, कितनी बार आप उस फिजिकल एक्टिविटी को कर रहे हो, कितनी बार आप उस एक्सरसाइज को कर रहे हो, ठीक है। इंटेंसिटी हो गया, कितने परसेंट एफर्ट पे आप कर रहे हो, 70% एफर्ट पे कर रहे हो, 80% एफर्ट पे कर रहे हो, 90% एफर्ट पे कर रहे हो। तीव्रता क्या है, ठीक है। रेजुल इज सेइंग कि मैंने 1 बोला था। ओके, यस रेजुल आपने 1 बोला था। जगदीश ने बी आंसर दिया है, तो इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रोहित ने भी सेकंड आंसर दिया है। टाइम यानी कि ड्यूरेशन, कितनी देर तक आप कर रहे हो। टाइप, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर यू परफॉर्मिंग। एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज, किस तरह की एक्सरसाइज आप जो है परफॉर्म कर रहे हो। सो ये हमारा हो गया। टेस्ट नहीं आएगा। टेस्ट आपने क्या सोच के आंसर दिया? टेस्ट वुड नॉट बी द राइट ऑप्शन। देखो बहुत बार क्या होता है कि हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग इसलिए हो जाते हैं कि हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, हम उसको जल्दबाजी में पढ़ लेते हैं। अब जगदीश, हो सकता है कि आपने फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम तक पढ़ लिया हो, आपने ये वाला टेस्ट और इधर ये वाला टाइप ये आपने पढ़ा ही ना। तो इस तरह की गलती आपको एग्जाम में नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ पर कुछ डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के नाम दिए हुए लिस्ट 2 के अंदर। तो लिस्ट 1 के अंदर आपको ईयर दिए हुए हैं, कौन सी स्कीम किस ईयर में शुरुआत होती है। तो आपको करेक्ट आंसर मैच करके बताना है। बताओ क्या होगा।
चलिए यहां पर आप 40 सेकेंड्स का टाइम ले लीजिए। टेक 40 seconds टाइम एंड लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। क्या होगा? सेवेंथ का ए, 1। दैट्स ग्रेट, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि हमारी जो 1953 के अंदर जो है हमारी आती है अमृत कौर कोचिंग स्कीम। अच्छा, राजकुमारी अमृत कौर कौन थी? हमारी हेल्थ मिनिस्टर थी, हमारी होम मिनिस्टर थी, कौन थी ये? हु वाज राजकुमारी अमृत कौर? 1956 के अंदर हमारी NPER नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन पब्लिश होता है। 54 के अंदर हमारी NDS और 84 के अंदर हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि डोपिंग से संबंधित है। किससे? डोपिंग से संबंधित है। 30 सेकंड लो और बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। वाडा, जो कि जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट। हेल्थ मिनिस्टर थी और टेनिस प्लेयर थी, वेरी गुड। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, क्या होगा इसका आंसर बताइए। और यहीं पर हमारी नाडा है, नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो क्या होगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? ये कह रहा है कि वाडा कोऑर्डिनेट डोपिंग प्रोग्राम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर आप देखो इसका फुल फॉर्म ही वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, तो पहली स्टेटमेंट हमारी जो है, हमारा पहला कथन जो है वो यहीं पर गलत हो जाता है। फिर ये कहता है वाडा वर्क्स टू प्रोटेक्ट एथलीट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहेंसिंग सब्सटेंसेस। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। जगदीश, 8th का ए आंसर कैसे हो जाएगा आप ये बताओ ना। वाडा कोऑर्डिनेट्स डोपिंग प्रोग्राम एट द नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। वाडा इंटरनेशनल लेवल पर डोपिंग प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करती है, नेशनल लेवल पर नहीं करती है। इट्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नॉट नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। सो यहां पर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कि ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। सो ए नहीं होगा आंसर जगदीश। क्वेश्चन को देखो फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। Most traditional theories of transfer of learning have emerged from rational experience and limited experimentation। कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर इफेक्ट यहां पर आपको देखने को मिलती है? टू फैक्टर थ्योरी, फॉर्मल डिसिप्लिन थ्योरी, या फिर आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी? कौन सी थ्योरी बताओ? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के अंदर हमारा पॉजिटिव ट्रांसफर भी होता है, नेगेटिव ट्रांसफर भी होता है, और जीरो या फिर न्यूट्रल ट्रांसफर भी हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9? राइट आंसर वुड बी कि जो तीनों की तीनों थ्योरीज हैं वो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में, जो ये ट्रेडिशनल थ्योरीज है ट्रांसफर इफेक्ट की। डी वुड नॉट बी द राइट आंसर 9th का। तीनों की तीनों थ्योरीज, जैसे हमारी आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है, ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेडिशनल थ्योरीज ऑफ ट्रांसफर इफेक्ट। लर्निंग जो है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के अंदर ट्रांसफर हो रही है। जैसे सपोज मैं आपको आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी का अगर बताऊं, ठीक है, आपको इन तीनों थ्योरीज के बारे में पता होगा तो यू वुड बी एबल टू इजीली आंसर। जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट थ्योरी है, सपोज आपने एक टास्क के अंदर आप इन्वॉल्व हुए, ए टास्क के अंदर, ठीक है, ए टास्क के अंदर और बी टास्क के अंदर, दोनों के, ए टास्क के अंदर आप इन्वॉल्व हुए, फिर आप बी टास्क करने लगे। बी टास्क के अंदर जितने
आपको सिमिलर चीजें, आपको सिमिलर इवेंट्स आपको देखने मिलेंगे जो आप ए में कर चुके हो। तो जो ट्रांसफर इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होने के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग होगा। यू विल बी एफिशिएंट एट फुलफिलिंग टास्क नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बताना था कि कौन सी ट्रेडिशनल थ्योरीज जो है ट्रांसफर इफेक्ट के अंदर आती हैं। सो ऑल थ्री वुड बी द राइट आंसर। अब एक अच्छे लीडर की क्या क्वालिटीज होती हैं बताओ। दिस क्वेश्चन डज नॉट नीड माई एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? बताइए क्या होगा राइट आंसर। डिसिसिव होना चाहिए एक लीडर को, फोरसाइट होना चाहिए, प्रोग्रेसिव माइंड होना चाहिए। यस और नो? 10th का ए बिल्कुल सही है जगदीश, एकदम सही आंसर। एक लीडर को जो है ही शुड बी एबल टू टेक डिसीजन। एक लीडर ही अगर डिसीजन नहीं ले पाएगा तो कैसे काम चलेगा? फोरसाइट, दूरदर्शी होना चाहिए। मतलब कोई भी काम आज कर रहा है तो उसका फ्यूचर में जाकर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज का एनालिसिस एक लीडर को आना चाहिए। देन ही शुड बी प्रोग्रेसिव माइंड, एडेप्टेबल होना चाहिए सिचुएशंस के हिसाब से, शुड नॉट बी अ रिजिड पर्सनैलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत सिंपल है, क्या होगा आंसर बताओ। 20 सेकंड का समय ले लो इसमें तो बस, और फिर बताओ कि आंसर क्या होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 11। राइट आंसर वुड बी डिक फॉसबरी। इन्होंने ही जो है, जो फॉसबरी टेक्निक है, फॉसबरी फ्लॉप हाई जंप के अंदर, उसको इंट्रोड्यूस किया था। इन्हीं के नाम से जो है ये टेक्निक है। माइक फॉसबरी नहीं रेजुल, डिक फॉसबरी। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 12, एक ऑफिशियल की ड्यूटीज के बारे में आपको बताना है। Which of the following are the post game duties of an official? बाकी गेम के ऑफिशियल्स को थैंक करना, विनिंग टीम को वेलकम करना, लूजर्स को बूस्ट अप करना, इक्विपमेंट वगैरह सारी चीजें वापस हैंडल कर देना ऑर्गेनाइजर्स को। तो क्या होगा 12th का राइट आंसर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेकंड में जवाब दो। रेजुल कह रहे हैं ऑल वुड बी द राइट आंसर। लेट्स सी व्हाट अदर्स आर सेइंग। राइट आंसर वुड बी ऑल थ्री आर करेक्ट। 12th का सेकंड, ऑल थ्री आर करेक्ट। यस, परफेक्ट। सुपर कंपनसेशन के प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं ये आपको बताना है। अब सुपर कंपनसेशन क्या होता है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। आई विल जस्ट गेट ऑफ द स्क्रीन सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट हियर। देखो, मानो ये एक लाइन है, ठीक है, यहां पर आपने ट्रेनिंग शुरू की तो आपकी इतनी परफॉर्मेंस आपकी हो गई, ठीक है। ये जो लाइन है ये आपकी बेस परफॉर्मेंस है, यानी कि जहां से आपने शुरू किया था, ठीक है, आपने ट्रेनिंग करनी शुरू की, ये आपकी बेस परफॉर्मेंस थी, ये बढ़कर आपकी जो है वो इतनी हो गई, ठीक है, इतनी आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई। फिर उसके बाद आपने फिर से ट्रेनिंग की, फिर से आपने ट्रेनिंग की तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़कर इतनी हो गई, ठीक है। तो यहां से जो ये ऊपर का हिस्सा है, टॉप पोर्शन, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन, ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या है आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट। क्या है ये आपकी परफॉर्मेंस के अंदर?
इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, जो इम्प्रूवमेंट है इन योर परफॉर्मेंस, ये ही इसी को हम बोलते हैं सुपर कंपनसेशन। सो 13th का वन आंसर दिया है काफियों ने, लेट अस जस्ट सी। यस, बिल्कुल सही है, वन इज द राइट आंसर। सबसे पहले लोड को एडमिनिस्टर करेंगे, फिर ऑप्टिमम लेवल ऑफ फटीग होगा, फिर उसके बाद रेस्ट एंड रिकवरी होगा, देन कंपनसेशन ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर रोहित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 14, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के सिद्धांत क्या क्या हैं? क्या क्या सिद्धांत है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के? प्रिंसिपल्स, यानी कि किन के ऊपर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो हमारी आधारित होनी चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डाइवर्सिटी, किन के ऊपर होनी चाहिए बताइए? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? तीनों के ऊपर होनी चाहिए, ऑल थ्री। आई होप यू नो ऑल थ्री प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है। ट्रेनिंग को डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स के अंदर जो है हम डिवाइड कर लेते हैं, हर फेज का अपना गोल होता है अचीव करने का। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड द थ्योरी ऑफ डाइवर्सिटी। अगर आप सेम एक्सरसाइज हर रोज लगातार, जितनी बार आप एक सेम एक्सरसाइज को रिपीट कराते जाओगे उसका इफेक्ट उतना कम होता चला जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, सबसे इंपॉर्टेंट बंद कौन से हैं योग के अंदर? जलंधर, उड़ियान, मूल बंद, कौन से हैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट? बताइए। राइट आंसर वुड बी ऑल थ्री ऑफ देम। Which hormone is secreted by islet of Langerhans? राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या है? इंसुलिन। इंसुलिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 17, थोड़ा स्पीड से चलेंगे अब, ठीक है। 10-15 क्वेश्चंस अब हम थोड़ा स्पीड से करेंगे। नीडल स्टिक इंजरी से क्या हो सकता है एक्सेप्ट HIV, HBV, HCV, मलेरिया? मलेरिया को छोड़कर बाकी सब हो सकता है, तो मलेरिया इज द राइट आंसर, क्योंकि आपको ये बताना है कि क्या हो सकता है एक्सेप्ट। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, क्या होगा आंसर बताइए? कार्डियक आउटपुट 1 क्या होता है? मिनट होता है ना, तो मिनट वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 19, कौन से फ्रैक्चर के अंदर जो है ब्रेन क्रैक हो जाती है इन सम पार्ट्स इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग कंप्लीटली इनटू सेपरेटेड पार्ट्स? तो नॉर्मल फ्रैक्चर के अंदर हमें ऐसा देखने को मिलता है। क्वेश्चन 20, वन ऑफ द टेक्निकल स्किल्स ऑफ मैनेजर, मैनेजर की एक टेक्निकल स्किल क्या है? क्या है बताओ? 10 सेकंड का समय लो, अब थोड़ा स्पीड से चलेंगे। अब वन ऑफ द टेक्निकल स्किल्स ऑफ मैनेजर इज methods or skills to perform a specific task. क्वेश्चन नंबर 21, PNF एक तरीका है फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग का, जिसको प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन कहते हैं। तो इसके अंदर जो है हम दो तरीके से मसल की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, मसल को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है और एक कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स विद एगोनिस्ट कॉन्ट्रैक्शन। एगोनिस्ट यानी कि जो प्राइम मूवर मसल है। So 21 का right answer would be all two of them. 22, एक कॉन्सेप्ट है लॉकस ऑफ कंट्रोल, ये डिस्क्राइब करता है यानी कि टू द एक्सटेंट विच वी लिव दैट वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर लाइव्स। तो ये रिचर्ड जुलियन मैरी सीडी, जुलियन बी रॉटर वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 23, रिहैबिलिटेशन के संबंध में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? 30 सेकंड का समय लो और बताओ। Question number answer option number 3 would be the right answer.
कौन सा सही नहीं है। तो आप जल्दी रिहेबिलिटेशन शुरू कर दोगे तो उससे इंजरी का, चोट का प्रभाव थोड़ी ना बढ़ जाएगा, चोट का प्रभाव तो कम होगा। क्वेश्चन 24, साइकोलॉजी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट रिलेटेड टू वेरियस प्रोसेसेस प्रोसीजर्स, यानी कि ये सारे टेस्ट प्रोसेस प्रोसीजर सब किसके अंदर आएंगे, स्टैट्स मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। क्वेश्चन 25, you are given the list of substances and the category under which they fall। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा यहां पर, इट वुड बी ऑप्शन नंबर 3। 26, हॉकी के संबंध में कौन सी सही है। अब यहाँ पर ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर, ये ऑटोमेटिकली गलत होगी, तो सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी जो यहाँ पर सही है। कितने प्लेयर्स होते हैं हॉकी में, 15 या 16। क्वेश्चन 27, कमेंट करके बताओ। राइट फैक्ट्स टू राइट पीपल एट राइट टाइम, इसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशन इन स्पोर्ट्स। 28, आसन कैसे कैसे परफॉर्म किए जाते हैं, सिटिंग में भी, स्टैंडिंग में भी और लाइंग में भी। तो ऑप्शन होगा कि 2, उसी के अंदर ये सारे दिए हुए। क्वेश्चन 29, प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल क्या है। स्क्वॉश बॉल इन फ्लाइट, बास्केटबॉल बॉल इन फ्लाइट, दोनों के दोनों है, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन एंड इट इज इन फ्लाइट फॉलोइंग अ पैराबोलिक पाथ। क्वेश्चन 30, कॉम्बिनेशन आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या टेबल टेनिस का टेस्ट जो है लॉकर्ट टेस्ट है और वॉलीबॉल का रसल लेंज है, बिल्कुल सही है। सो बोथ 1 and 2 वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आपके स्क्रीन के ऊपर टीएमई से ये प्रश्न है। टीएमई हमारा क्या है, टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। तो पहला प्रश्न हमारा कोपर 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट से है। गुड आफ्टरनून रेजुल, कैसे हैं रेजुल। 2 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है शायद, है ना। सो 12 मिनट रन एंड वॉक टेस्ट क्या मेजर करता है, आपने आंसर दे दिया है, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। देखिए 12 मिनट के लिए आपको रन भी करना है और वॉक भी करना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं भी पता है तो भी आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे पहुंचे। देखिए 12 मिनट तक आपको ये परफॉर्म करना है, 12 मिनट तक आपको ये परफॉर्म करना है। रुबीना कंबोज, गुड आफ्टरनून। 12 मिनट्स तक आपको परफॉर्म करना है। तो 12 मिनट्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन हो जाती है, काफी लंबी ड्यूरेशन हो जाती है 12 मिनट्स। तो आप काफी लंबी ड्यूरेशन तक अगर किसी एक्टिविटी को कर रही हैं तो वो एजिलिटी में तो नहीं आएगा, स्ट्रेंथ के अंदर भी नहीं आएगा, स्पीड के अंदर भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपके पास क्या बचता है, गुड आफ्टरनून रोहित, ऑप्शन आपके पास बचता है कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। ठीक है, यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों की ही सहन क्षमता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते थे अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा था तो भी। एजिलिटी क्या होती है, कमेंट करके बताओ, एजिलिटी क्या होती है, एजिलिटी क्या होती है और एजिलिटी कौन से स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है। एजिलिटी किस स्पोर्ट्स के अंदर यूज होती है। निहारा रंजन साहू, गुड आफ्टरनून। निहारा, काफी समय बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है दोबारा से। फिर स्ट्रेंथ के मुझे टाइप्स बताओ, ठीक है, और स्पीड के टाइप्स बताओ। स्ट्रेंथ के, स्पीड के टाइप्स और एजिलिटी क्या होती है ये कमेंट करके बताओ। ठीक है, एक बार आप लिख लेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर में मुख्य लार ग्रंथियां कितनी है। सलेवरी ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने हैं। रेजुल कह रहे हैं एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, यस, डायरेक्शन को चेंज करना है क्विकली व्हाइल मेंटेनिंग द स्पीड, स्पीड को भी मेंटेन करके रखना है रेजुल। एजिलिटी के अंदर इट इज द एबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन टू चेंज द डायरेक्शन क्विकली व्हाइल मेंटेनिंग द सेम स्पीड। हॉकी के अंदर एजिलिटी बिल्कुल सही, बास्केटबॉल के अंदर ठीक है, फुटबॉल के अंदर एजिलिटी यस हमें देखने को मिलती है। तो कितने सलेवरी ग्लैंड्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर,
राइट आंसर होगा 6। रोहित रेजुल दोनों ने सही दिया है। वी हैव 6 सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगेन फ्रॉम टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। देखिए टीजीटी पीजीटी लेवल पर ना टेस्ट मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बिकॉज वहां पर आपको बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी करवाना होता है, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स भी आप बच्चों को कराते हैं, तो यू नीड टू हैव नॉलेज ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। क्वेश्चन 3, if a student won the class badminton ladder tournament but did not score well on the battery of badminton skill test, then the test lacks what? यानी कि बच्चे ने क्लास के अंदर बैडमिंटन लेडर टूर्नामेंट को तो जीत लिया, लेकिन जो बैडमिंटन स्किल टेस्ट था उसके अंदर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। यानी कि बैडमिंटन के स्किल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। ठीक है, लेकिन जो क्लास के अंदर जो है एक तरीके से बैडमिंटन लेडर टूर्नामेंट था उसके अंदर वो जीत गया। तो हम क्या कहेंगे कि ऐसे टेस्ट के अंदर क्या नहीं है, क्या नहीं है ऐसे टेस्ट के अंदर? रिलायबिलिटी नहीं है, वैलिडिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, या नॉर्म्स? नॉर्म्स राइट आंसर होगा, वैलिडिटी नहीं है। नॉर्म्स तो मानक होते हैं एक तरीके से। ठीक है, हमारे ब्लड प्रेशर के नॉर्म्स हैं, ठीक है ना, हमारे बीपी के नॉर्म्स हैं, हाइट एंड वेट के नॉर्म्स हैं, हाइट एंड वेट के नॉर्म्स हैं। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब होता है, देखो यहाँ पर क्लास बैडमिंटन लेडर टूर्नामेंट में तो वो बच्चा जीत रहा है, वहीं पर बैडमिंटन स्किल टेस्ट में जब उससे करवाया जा रहा है तो वो अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो इसका अच्छा नहीं कर पा रहा है तो क्या रीजन हो सकता है? कि वो टेस्ट वैलिड नहीं है। ठीक है, यानी कि टेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? द टेस्ट इज नॉट मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। टेस्ट इज नॉट मेजरिंग व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। ये हुआ वैलिडिटी का मतलब। बिल्कुल सही रोहित, वैलिडिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एक स्पोर्ट्स कोच का रोल क्या होता है? 30 सेकंड का समय ले लीजिए और फिर मुझे बताइए कि क्या होगा आंसर। एक स्पोर्ट्स कोच का क्या रोल होता है? स्पोर्ट्स कोच का रोल क्या होता है? क्या होगा राइट आंसर? प्रोवाइडिंग अ पर्पसफुल अप्रोच टू हेल्पिंग टीम्स एंड इंडिविजुअल्स इंक्रीज परफॉर्मेंस। अगला है टीचिंग रूल्स टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज टू बिगिनर्स। फोर्थ का आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताओ। You just have last 10 seconds left. I'm yet to see an answer from you. बोथ, रोहित कह रहे हैं बोथ, बिल्कुल सही। रेजल भी बोथ, एकदम सही आंसर है। बोथ होगा 1 एंड 2, बिकॉज एक स्पोर्ट्स कोच जो है वो टीम्स को, इंडिविजुअल्स को उनकी परफॉर्मेंस हेल्प करने में मदद करेगा। उसके अलावा जो है उसका काम है जो भी बिगिनर बच्चे हैं या एडवांस लेवल पर भी हैं तो उनको जो है रूल्स के बारे में बताना, टेक्निक्स के बारे में बताना, स्ट्रेटजीज के बारे में बताना। अगर कोई एडवांस एथलीट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज ऑलवेज देयर। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न की स्क्रीन के ऊपर है। क्या होगा आंसर बताइए। Forced vital capacity that can be expired in 1 second. लंग कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, ये सब टर्म्स हम डिस्कस कर चुके हैं एंड आई होप दैट यू रिमेंबर देम, यू नो देम। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 5? बताइए। फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम expired in 1 second. राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 4। रोहित रेजुल दोनों ने एकदम सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वेरियोला वायरस has been known to cause what?
वेरियोला एक वायरस है, इसके कारण कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया होता है, मीजल्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, या फिर चिकन पॉक्स होता है? कौन सी बीमारी होती है बताइए। वेरियोला वायरस की वजह से स्मॉल पॉक्स होता है। ठीक है, अगला प्रश्न एकदम कंप्लीटली फैक्चुअल क्वेश्चंस है, आपको एकदम आपके टिप्स पे होने चाहिए इनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉल पॉक्स, ठीक है रोहित। क्वेश्चन नंबर 7, द नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज अ स्टेट ऑफ, यानी कि कौन सी सिचुएशन में, कौन सी स्टेट में, ठीक है, हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो एक परफेक्ट सामंजस्य के अंदर जो है आएंगे, परफेक्ट फंक्शनिंग के अंदर आएंगे। जब हम पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में होंगे, या हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, या हम वेल बीइंग की स्थिति के अंदर होंगे, या फिर ऑप्टिमल फंक्शनल लेवल होगा। ठीक है, तो क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का, बताइए। व्हाट वुड बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7? नोशन ऑफ परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड इज अ स्टेट ऑफ, और जब हमारे बॉडी और माइंड की परफेक्ट फंक्शनिंग होती है, वी डू टेंड टू परफॉर्म बेटर। सो दिस इज पॉजिटिव हेल्थ एंड ऑप्टिमल फंक्शनल लेवल। फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों ही होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बॉडी एंड माइंड के परफेक्ट फंक्शनिंग से कोई ऐसा यहाँ पर रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, कॉलरा वायरस मेनली किसको अफेक्ट करता है? छोटी आंत को, बड़ी आंत को, लिवर को, या फिर अमाशय जो कि हमारा पेट है, स्टमक, उसको? तो कॉलरा वायरस किसको अफेक्ट करता है मेनली? किसको अफेक्ट करता है कॉलरा वायरस? हमारी छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को। पहले भी ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो मेक श्योर कि आप, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी जाए तो आप गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 9, ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। सही नहीं है ये बताना है, बताइए। मेथड ऑफ टीचिंग इज अ जनरल वे ऑफ गाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। मेथड ऑफ टीचिंग एक नॉर्मल एक तरीका है जिससे हम जो है एक इंडिविजुअल के, एक स्टूडेंट के, एक एथलीट के लर्निंग एक्सपीरियंस को गाइड करते हैं। किसके द्वारा? मेथड्स के द्वारा। टेक्निक is a method of performing a skill or a part of it। टेक्निक क्या होती है? एक तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी स्किल को परफॉर्म करते हैं, या उसके किसी भी पार्ट को परफॉर्म करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या होगा राइट आंसर, बताओ। रेजुल, रोहित, रुबीना। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा नीदर वन नो टू, क्योंकि आपसे ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट आपको याद रखना है, ये आपको भूलना नहीं है। तो मेथड ऑफ टीचिंग जनरल वे है, गाइडिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस। टेक्निक क्या है? मेथड ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल और पार्ट ऑफ इट। ठीक है, दोनों सही है, लेकिन आपको नॉट करेक्ट बताना है, तो नीदर वन और नोर टू वुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, जो टू फैक्टर थ्योरी है मोटिवेशन की, दैट इज गिवन बाय हूम? किसने दी है वो टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? मास्लो ने, कार्ल जंग ने, एल्फर ने, या फिर हर्बर्ग ने? किसने दी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? हु गेव दिस? दिस वाज बाय हर्बर्ग। ठीक है, इसके अंदर दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? वन इज हाइजीन एंड द अदर वन इज मोटिवेशन। चलिए, प्रश्न नंबर 11, डिफिकल्टी रेटिंग आपको बतानी है।
मास्लो की हमारी नीड हायरार्की थ्योरी है। टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन तो हर्बर्ग की है, मास्लो की नहीं है रोहित। मास्लो की तो हमारी नीड हायरार्की थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 11, टोटल 50 बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया, 38 ने आंसर सही दिए, तो डिफिकल्टी रेटिंग कितना होगा? यानी कि 50 में से 38 छात्रों ने आंसर्स ठीक दिए, बाकी छात्र आंसर सही नहीं दे पाए। इफ अ टोटल ऑफ 50 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, तो क्या होगा राइट आंसर? डिफिकल्टी लेवल बताना है, 0.76 होगा। कितना होगा? 0.76। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 11 समझ में आया सबको? यस या नो? थर्टी एट को आप 50 से डिवाइड करोगे तो 0.76 आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, पोलियो इज नॉन एज ह्यूमन हॉन्ट आफ्टर इरेडिकेशन। किसके इरेडिकेशन के बाद पोलियो को ह्यूमन हॉन्ट बोला जाता है? किसके इरेडिकेशन के बाद बताइए? कौन सा एक्सप्लेन करूं रेजुल? टू फैक्टर थ्योरी जो है, ये वाली टू फैक्टर थ्योरी। देखिए जो टू फैक्टर थ्योरी है इसके अंदर एक हाइजीन फैक्टर्स होते हैं और एक मोटिवेशन फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया है कि जो मतलब हाइजीन फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं, अगर वो एब्सेंस होते हैं तो एम्प्लॉयज स्टाफ जो है डीमोटिवेट हो जाता है, लेकिन अगर वो प्रेजेंट होते हैं तो उनके मोटिवेशन के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि जो है हमारा ये हो गया, स्कूल के अंदर क्लीनिंग हो गई, ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो ये सब इसके अंदर आ जाएगा। चलिए पोलियो इस क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ। रोहित नौटियाल कह रहे हैं टू फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दिया है क्या? देखिए जो स्पेयरमैन है, चार्ल्स स्पेयरमैन इनका पूरा नाम है। ठीक है, इन्होंने जो टू फैक्टर थ्योरी दी है दैट इज रिलेटेड टू इंटेलिजेंस, वो इंटेलिजेंस से रिलेटेड दी है इन्होंने। ठीक है, स्पेयरमैन की भी टू फैक्टर थ्योरी है जो इंटेलिजेंस से संबंधित है। उसके अंदर दो कंपोनेंट है, एक जनरल इंटेलिजेंस है और एक स्पेसिफिक एबिलिटी है। स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस से संबंधित है। यहां पर आप क्वेश्चन देखो, टू फैक्टर थ्योरी मोटिवेशन की पूछी गई है, अगर ये इंटेलिजेंस की पूछी जाती तो आपका आंसर यहां पर स्पेयरमैन होता। क्लियर है रोहित? क्लियर है अब आपको? स्पेयरमैन की टू फैक्टर थ्योरी इंटेलिजेंस से संबंधित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, 38 को 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमें टेस्ट की डिफिकल्टी रेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, स्मॉल पॉक्स। 13, कौन सी आर्टरी जो है, हर्बर्ग सही है रेजुल। मोटिवेशन की थ्योरी पूछी है, सो मोटिवेशन की टू फैक्टर थ्योरी हर्बर्ग है। स्पेयरमैन तो इंटेलिजेंस की है। क्वेश्चन 13, विच आर्टरी कैरीज द सप्लाई ऑफ ब्लड टूवर्ड्स हार्ट। हार्ट के पास कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है? बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर? कोरोनरी आर्टरी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलेज में इंट्रामुरल कराना है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट उसका बनाना है, तो क्या होगा राइट आंसर? 30 सेकंड का समय ले लो और आंसर बताओ कि राइट आंसर क्या होगा। लेट मी नो व्हाट वुड बी द राइट आंसर। चलिए
बताइए। यस, कोरोनरी आर्टरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 14 का आंसर बताइए। सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर? कॉलेज कैप्टन, टीम कैप्टन, इंटरमोरल डायरेक्टर, हाउस कैप्टन, स्टाफ सुपरवाइजर। ठीक है, सो हु विल कम फर्स्ट? सबसे पहले कौन आएगा? स्टाफ सुपरवाइजर आएगा। उसके बाद कौन आएगा? राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। स्टाफ सुपरवाइजर के बाद में इंटरमोरल डायरेक्टर आएगा, देन वुड बी कॉलेज, देन वुड बी टीम कैप्टन, एंड देन इट वुड बी हाउस कैप्टन। टीम कैप्टन के बाद हाउस कैप्टन। ठीक है, चलिए, कॉलेज में इंटरमोरल आपको कराना है। क्वेश्चन नंबर 15। Arrange the following psychosocial crisis in sequence that a child face from birth to adolescence। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके जन्म से लेकर जो उसकी किशोरावस्था होती है, अडोलेसेंस पीरियड होता है, तब तक वो बहुत सारी चीजों से गुजरता है। ट्रस्ट की सिचुएशन से, मिसट्रस्ट की सिचुएशन से, इंफीरियोरिटी की सिचुएशन से, ऑटोनॉमी से, ठीक है, आइडेंटिटी डिफ्यूजन से। तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है इस क्राइसिस का। नमस्कार जगदीश, कैसे हैं आप? ये जितने भी साइको सोशल क्राइसिस गिवन है, इनको सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। हाउ मेनी लिम्स आर देयर इन घटस्थ योग? घटस्थ योग के अंदर कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? घटस्थ योग के अंदर 7 अंग होते हैं। कितने? 7। मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ओबेसिटी। समय लो 30 सेकंड का और आंसर बताओ क्या होगा। ह्यूमन ओबेसिटी का मेन कॉज क्या है? फिर स्पीड से चलेंगे थोड़ा सा। भाई, मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ओबेसिटी। हम्म, रोहित ने बिल्कुल सही आंसर दिया, एडिपोज टिश्यू ग्रोथ। एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ होने से ओबेसिटी होती है। बोन और मसल टिश्यू की अगर ग्रोथ होती है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। वी ऑल वांट इट। वी ऑल वांट टू हैव मसल्स एंड a good amount of bones because they are good for the body। 17th का डी, ऑल ऑफ द अबव कैसे आ जाएगा जगदीश? ह्यूमन ओबेसिटी का मुख्य कारण पूछा है आपसे, तो मुख्य कारण तो एडिपोज टिश्यू की ग्रोथ होना होगा ना। मसल टिश्यू के ग्रो होने से मोटापा थोड़ी आता है। क्वेश्चन 18। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की थ्योरी कौन सी है? बताइए। व्हाट इज द थ्योरी ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। क्वेश्चन 19। पॉजिटिव ट्रांसफर नहीं होगा। पॉजिटिव ट्रांसफर तो एक टाइप है। क्वेश्चन 19। पॉजिटिव नहीं होगा रुबीना, पॉजिटिव तो एक टाइप है। क्वेश्चन 19 का बताओ क्या होगा।
ऑपरेटिव प्लान, माइक्रो ईयर साइकिल प्लान, ईयरली प्लान, ट्रेनिंग सेशन प्लान. सो राइट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा. क्वेश्चन 20. साइकोलॉजी इज नॉन एज. देखिए साइकोलॉजी की डेफिनेशन समय समय पर बहुत बदली है. तो साइकोलॉजी इज नॉन एज व्हाट. साइकोलॉजी को हम क्या कहेंगे? साइंटिफिक स्टडी कहेंगे, साइंस ऑफ सोल कहेंगे, नेचर साइंस कहेंगे, या साइंस ऑफ ह्यूमन कहेंगे? साइकोलॉजी इज नॉन एज व्हाट? Second is the right answer. It is the science of soul. So psychology is known as the science of soul. चलिए क्वेश्चन 21. Which of the following signals can be made by the referee in judo? 20th पे आ जाओ. अब इप्पन और वाजारी दोनों के दोनों सिग्नल्स जो हैं रेफरी द्वारा यूज किए जाते हैं. 22. इन दोनों में से कौन सा मलखंब का प्रकार है? मलखंब इज ए ट्रेडिशनल स्पोर्ट. सेकंड का क्या होगा रूबीना आंसर? बताओ भाई. सेकंड होगा. पोल और रोप बिल्कुल सही है. सेकंड इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 23. फिजिकल एजुकेशन टीचर को टाइम टेबल क्यों चाहिए? फिजिकल एजुकेशन टीचर को टाइम टेबल क्यों चाहिए? ताकि इफेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम बने, लेजर टाइम यूज हो पाए, घर की एक्टिविटीज को यूज कर पाए, इसलिए टाइम टेबल बनाते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर. राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2. टाइम और एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और इफेक्टिव टीचिंग प्रोग्राम हमें देखने को मिले. क्वेश्चन नंबर 24. हाई जंप में कितने फेलियर के बाद कॉम्पिटिटर बाहर हो जाता है? आफ्टर हाउ मेनी फेलियर्स? बताइए. इट्स 3 के बाद. बिल्कुल सही है. रिजल्ट सही आंसर दिया आपने. क्वेश्चन 25. टीम गेम्स के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा बताओ. क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी. आई एक्सपेक्ट यू ऑल टू आंसर. कि टीम गेम्स जो हैं दे आर नॉट फॉट विद अ वैरायटी ऑफ डेंजर्स सच एज कोलिजन अमंग प्लेयर्स. लेकिन ऐसा क्या होता है? नहीं. तो नॉट करेक्ट ही पूछा था आपसे. क्वेश्चन 26. 1914 में HVPM कहां पर सेटअप हुआ था? गुजरात, सूरत, मसूलीपट्टनम, अमरावती. कहां पर? राइट आंसर वुड बी अमरावती. क्वेश्चन 27. का आंसर क्या होगा बताओ. Yes, everyone. Right answer would be option number 2. यानी कि in the same sequence as given above. हाँ अमरावती का बताना था रूबीना. क्वेश्चन 28. लीनियर मोशन कैन हैपन इन 2 ways. तो वो दो कौन कौन से तरीके हैं? रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, दोनों ही तरीके हैं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है?
एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के बारे में, मनी इज नॉट वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल मोटिवेशन, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है मनी। तो क्वेश्चन 30, फर्स्ट एड सेफ्टी एजुकेशन शुड बी पार्ट ऑफ करिकुलम ऑफ स्कूल एजुकेशन, बिल्कुल सही है। नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी स्किल्स इज रिक्वायर्ड टू फेस एनी इमरजेंसी सिचुएशन, बिल्कुल सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है।